नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, आई के हिंदी टारगेट आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। साक्षात्कार इंटरव्यू टीजीटी पीजीटी 2016 हिंदी, यानी हिंदी 2016 टीजीटी पीजीटी से संबंधित सभी प्रश्न इंटरव्यू में जो पूछे जाएंगे, जो पूछे गए हैं, उससे संबंधित आप लोग को सभी प्रश्नों को हल कराया जा रहा है और आप लोग अच्छे से हल भी कर रहे हैं उसको, और अच्छे से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसी क्रम में हम लेकर आए हैं भाग 52। जी हाँ, 51 भाग आपका हो चुका है। आज है भाग 52। जैसा कि वादा किया गया है कि जब तक आपका इंटरव्यू नहीं समाप्त हो जाता, यानी आपका तात्पर्य का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपका, यानी आपका मतलब सबका, यानी जब तक 16 दिसंबर तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक इंटरव्यू के लिए एक वीडियो रोज आप लोग के लिए मिलता रहेगा। तो कभी कभी बीच में कोई दिक्कत आ जाती है, नहीं बन पाता, लेकिन लगभग रोज ही एक वीडियो मिलता रहेगा। इसी संदर्भ में आज लेकर आए हैं भाग 52, सवाल हमारा और जवाब भी हमारा। जी हाँ, हम सवाल भी करते हैं और आप नहीं जवाब देते हैं तो फिर हम जवाब भी देते हैं, और जिसमें 10 प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न थे जिसके आप सब सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे। तो चलिए हम बताते हैं। जो कहीं अगर आप लोग हमसे अगर कोई भी त्रुटि हो जाता है, या कहीं कोई प्रश्न छूट जाता है, या कहीं कोई प्रश्न हमसे यानी गलती से उसको गलत बता दिया जाता है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपने गलत बताया, इसको देखिए सही है कि नहीं, तो उसको हम सुधार करेंगे। एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे। आप एकदम बिल्कुल मत घबराइए, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा और आपको एक सीट सुनिश्चित करना है। तो चलिए देखते हैं। चैनल को अब आप लोग इतना देर देख लिए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें और दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि सबके पास सबको देखने का मौका मिले। यानी किसी का भला होगा आपकी वजह से, तो आपका भला अवश्य होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। कौन सा प्रश्न रखा गया है? तो पहला प्रश्न, जी हाँ, पहला प्रश्न था राम भक्ति शाखा के कुछ कवियों के नाम बताइए। तो राम भक्ति शाखा के कुछ कवियों में सबसे पहले आप किसको ले लेंगे? रामानंद जी को, रामानंद को। दूसरे पे आप ले सकते हैं तुलसी जी को। ठीक है, फिर इसके बाद आप कह सकते हैं अग्रदास को, फिर नाभादास को। ठीक है, तो इतना आप बता दिए तो आपका काम हो जाएगा। तो 3, 4, 5 जो हैं, ये सब राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि में आते हैं। रामानंद, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, ठीक है, इत्यादि इत्यादि सब राम भक्त शाखा के अंतर्गत आते हैं। बस आपसे पूछा जाएगा छोटा छोटा, आप 2-3 बता दिए तो वो अगले क्वेश्चन पे अपने आप चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या रखा गया है। दूसरा प्रश्न है गुरु नानक किसके समकालीन थे? समकालीन मतलब किसके समय में थे गुरु नानक, यानी कौन से ऐसे जो थे तानाशाह, जिसको बादशाह बोला जाता है, किसके शासन में थे? तो ये थे बाबर। कौन थे? बाबर। थोड़ा हम कलर चेंज कर दिए हैं ताकि दिखे आप लोग को। बाबर। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको कैसे याद करना है। तो यहाँ देखिए ना है, फिर ना है, इधर देखो पहले बा है, फिर बा है, यानी दोनों समान है, यहाँ दोनों समान है। पहला यहाँ दीर्घ है तो यहाँ पहला दीर्घ, यहाँ छोटा यहाँ ह्रस्व, यानी नानक बाबर के समकालीन थे। इस तरह से याद कर लेना। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे, रहीम अकबर के समकालीन थे, फिर घनानंद रंगीला। ठीक है, इसी तरह से आपको सब याद कर लेना है। कहीं से आप तनिक भी कमजोर ना पड़े। कहने का तात्पर्य कि आप कहीं से ना कमजोर पड़े कि अरे ये सब नहीं पूछा जाएगा। तो आपसे इंटरव्यू का मतलब ही होता है कि उनकी जुबान से जो निकल जाए वही पूछ लेंगे, तो क्या करोगे आप? तो आप कहोगे कि नहीं सर, हम पढ़ के नहीं आए हैं, हम नहीं बताएंगे इसको। ऐसा तो होगा नहीं वहाँ कि नहीं इसको हम नहीं पढ़े हैं, आप दूसरा पूछिए। ऐसा
वहाँ नहीं करना है तो जो पूछते हैं उसको बताइए। अगर नहीं आता है तब उसके लिए क्षमा करिए एक शब्द बना है तो उसके लिए आप कह सकते हैं सर क्षमा करिए, नहीं आ रहा है। अगर आ जाता है कुछ समय में तो उसको हम बताते हैं अभी। ठीक है, तब तक आप अगला प्रश्न आप तब तक हमसे करिए। ठीक है, ऐसा मत डायरेक्ट कह दीजिए हमें नहीं आता, ये हम पढ़े ही नहीं हैं, अगला चलिए। तो ऐसा कहेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे एकदम बिल्कुल क्या है, ये पास होने के लायक नहीं है। ठीक है, तो आपके स्वभाव समझ जाएंगे तो वहाँ आपको एकदम नम्रता से कहना है। ठीक है, विनम्र भाव से आपको कहना है कि सर जी प्रश्न तो हम पढ़ के आए थे लेकिन वर्तमान में इस समय याद नहीं है। अभी जैसे ही अगर आज याद होता है तो हम उसको बताते हैं। ठीक, अगर मेरी बात अच्छी लग रही हो तो जरूर बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा है भारतेंदु। भारतेंदु जी कौन सी, भारतेंदु जी का होना चाहिए, भारतेंदु जी। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है तो ये लिखा जाता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि आप गलत लिखते हैं, हम हाथ से नहीं लिखते हैं। भारतेंदु जी का यहाँ कर सकते हैं, लिखा गया भारतेंदु जी का। ठीक है, यहाँ का रहेगा। कौन सा नाटक एक रात में लिखे थे, कौन सी नाटक यहाँ होना चाहिए, कौन सा नाटक एक रात, नहीं सी नहीं सी रहेगा। ठीक है, कौन सा नाटक एक रात में लिखे थे। ठीक है, तो आप तुरंत बताएंगे कि अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, इसमें चौपट राजा अंधेर नगरी की कहानी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये एक ही रात में इसकी रचना की थी भारतेंदु जी ने। तो यहाँ से अगर पूछ लिए तो आपसे फिर एक प्रश्न यहाँ पर बन जाएगा कि अच्छा ये बताइए जो भारतेंदु लिखा है इसका संधि विच्छेद कर दीजिए आप। तो आपको एकदम बिल्कुल गड़बड़ाना नहीं है, तो आप लिखेंगे भारत धन इंदु। ठीक है, भारत धन इंदु, गुड़ संधि होगा, ए का मात्रा आ जाए तो गुड़ संधि होता है, आप लोग जान रहे हैं। रमेश, दिनेश, महेश, सुरेश, गजेंद्र, भूपेंद्र, रविंद्र, कुछ भी आ जाए तो एक मात्रा गुड़ संधि। भारतेंदु यानी मून ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको, भारतेंदु को। ठीक है, इंग्लिश में अगर पूछे कौन नाम है तो बता सकते हैं आप। स्टार ऑफ इंडिया सितारे, शिव प्रसाद सितारे हिंद को, और मून ऑफ इंडिया भारतेंदु जी को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निरामिस किसे कहते हैं। जी हाँ, ये देख लीजिए, यानी शब्द के लिए एक शब्द रहता है, निरामिस होता है, एक होता है श्रामिस। तो श्रामिस जो मांस खाते हैं उन्हें सामिस कहते हैं, और निरामिस, निर का मतलब यहाँ हो गया अभाव, किसका अभाव, मांस का, यानी जो मांस नहीं खाते हैं उन्हें निरामिस कहा जाता है। सामिस निरामिस से सब जानते रहे, निर मतलब होता है अभाव। तो चलिए पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो एक दो लोग लिखे थे, एक दो लोग, कि इनको चिदम्बरा पर मिला है, चिदम्बरा पर। जबकि हम बताए थे कि प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा तब जवाब दीजिएगा, लेकिन आप लोग ध्यान से बहुत लोग नहीं पढ़े। तो इनको मिला था कला और बूढ़ा चांद पर। किस पर, कला और बूढ़ा चांद, इस रचना पर इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। आप लोग समझ लिए क्या उसको, ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी हाँ, तो थोड़ा सा मिस्टेक किए तो आपका वहाँ तो सही सही कर देंगे, लेकिन उनके मन में चल रहा है हाँ ये क्या है, जल्दबाजी कर गए और इसको थोड़ा सा धैर्य नहीं रख पाए और प्रश्नों को क्या कर दिए, गलत जवाब दे दिए। ठीक, छठा है अव्यय को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप सुने होंगे विकारी आविकारी। विकारी क्या होता है, जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उसे विकारी कहते हैं। जिसमें परिवर्तन ना हो उसे आविकारी। क्या है इसका दूसरा नाम, क्या है, आविकारी कह सकते हैं और अव्यय भी कह सकते हैं। ठीक है, अधिकारी नहीं कहना है, आविकारी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से। सातवां है सिंधी भाषा किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। जी हाँ, आपका संशोधन आपको याद कर लेना है। तो सिंधी भाषा मूल जो थे 8वीं अनुसूची में मूल में
14 ही भाषाओं को स्थान मिला था। कितने? 14 भाषा थे। 15वें के रूप में आपका सिंधी आया और ये आया 21वां संशोधन 1967। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। 21वां संशोधन 1967 में ये जोड़ा गया। किस संशोधन पूछेंगे? 21वें में। कब जोड़ा गया? 1967 में जोड़ा गया। ठीक है, तो ये सिंधी ध्यान दीजिएगा। फिर जो आपके बच्चे हैं हम इसमें नहीं बताएंगे, अगली वीडियो में उसको बताएंगे ताकि आप लोग कुछ ढूंढें उसको। 8वां है करण कारक का चिन्ह क्या है? तो आप सुनेंगे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो क्या है? 2 है इसमें, तो से है और के द्वारा है, तो दोनों ध्यान देना है। जहाँ से लगे वहाँ से लगाइए, जहाँ के द्वारा लगे वहाँ के द्वारा लगाइए। अब आप कहेंगे से कहाँ लगता है, के द्वारा कहाँ लगता है, तो आपका एक शब्द आता है रेखांकित। देख लीजिए, आ गया रेखांकित। इसको क्या कर दीजिए? रेखांकित। अब इसको लगाएंगे, क्या आप यहाँ लगा सकते हैं के द्वारा? अलग करिए तो हो जाएगा रेखा के द्वारा। तो यहाँ रेखा के द्वारा आपका क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। किससे अंकित? आप उसे पूछ लीजिए तो किससे अंकित? रेखा से अंकित। किससे अंकित? जैसे ही ना इसको क्या किया, हाईलाइट कर दिया गया, तो रेखा से अंकित कर दिया गया है। और के द्वारा कब लगता है? जब किसी की रचना और कवि का नाम लिखा रहता है तो वो उसको वहाँ पर के द्वारा आप लगा सकते हैं। जैसे कह दिएगा तुलसी कृत या तुलसी रचित, तुलसी रचित कर दिया गया, तो तुलसी से रचित यहाँ कहेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा तुलसी के द्वारा रचित। ठीक इसी तरह सूर्य रचित, सूर्य के द्वारा रचित, कबीर रचित, कबीर के द्वारा रचित, जायसी रचित या जायसी कृत, जायसी के द्वारा कृत। तो इसी तरह से आपको करना है। तो हम दोनों बता दिए हैं, से का प्रयोग और इसका प्रयोग। 9वां है नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ, नाक का बाल होना का मतलब बहुत लोग कहते हैं कि अधिक कष्टदायक होना, अधिक कष्टदायक होना, लेकिन यहाँ है अधिक प्रिय होना। नाक का बाल ये पूछते हैं क्योंकि ये लगता है ये जो नाक में बाल हैं ये क्या है, बड़े कष्ट देते हैं, लेकिन ये अधिक प्रिय होना से तात्पर्य बताया गया है। ठीक है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ। थोड़ा आप लोग मुहावरा भी देखते चलिएगा। मुहावरा जैसा कि आप लोग को बताया गया अरबी भाषा का शब्द है, तो थोड़ा आप लोग कुछ मुहावरे देखते रहिएगा। खून खौलना, अंगूठा दिखाना, ठीक है, तो ऐसे आग पर चलना, ये सब आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है अल्प प्राण किसे कहते हैं बताइए। जी हाँ, अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प मतलब होता है कम, प्राण मतलब होता है वायु। यहाँ वायु यानी हवा से लिया गया है। किससे? हवा से संबंधित है। कहा गया है, देख लीजिए, वायु या हवा से। प्राण का मतलब होता है प्राणत्व के आधार पे 2 प्रकार के, अल्प प्राण, महाप्राण। अब देख लेते हैं अल्प प्राण किसे कहते हैं। तो कहा गया है जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकले। देखो अल्प लिखा ना, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु से। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकले उसे अल्पप्राण कहते हैं। जिसे आप कहेंगे का, देखो इसमें बहुत हल्का निकल रहा है, लेकिन आप कहेंगे खा, इसमें देखो निकल रहा है। अब आप कहेंगे आप तेजी से बोल रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप अपने आप करके देख लीजिए, आजमा के देख लीजिए। का खा, इसके बाद गा कहेंगे, इसके बाद देख लीजिए आप घा धीरे से कहेंगे तब भी आपका आपके मुख से हवा अधिक निकलेगा। ठीक है, चा छा कह के देख लीजिए और झा कह के देख लीजिए, तो आपका यानी हर वर्ग का तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा, यारा, लावा, अरा, ये होते हैं अल्प प्राण। तो ये रहे आज के आपके 10 प्रश्नों के जवाब। अब आपको देना है 10 प्रश्नों के जवाब। अब तक हम दिए, अब आप, हम प्रश्न दे रहे हैं, अब आप देंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब। तो चलिए देखते हैं आज का सवाल। जी हाँ, आज का सवाल में क्या क्या आपको मिल रहा है। प्रश्न अच्छे होने वाले हैं और आपको इसको हल करके बताना है। तो चलिए देखिए, बेचैनी बढ़ रही, कौन कौन से प्रश्न रखे गए हैं। पहला प्रश्न है हिंदी में लिखा हुआ सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है। यहाँ घबराने की जरूरत नहीं, पूछा जा रहा है हिंदी में
लिखा हुआ सर्वप्रथम, ठीक है, इतिहास ग्रंथ कौन सा है? दूसरा है खर प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो प्रत्याहार आप जानते हैं, प्रत्याहार 42 होते हैं। खर प्रत्याहार होता है, जिस प्रत्याहार होता है, ठीक है, हल प्रत्याहार होता है, अच प्रत्याहार। तो उसी में बताना है खर प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं या कौन कौन आते हैं, उसको गिन के बताइए आप लोग, ठीक है। जो भी आते होंगे आप लोग को जानकारी है, हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न, त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य, नाम थोड़ा लंबा है, ये लग रहा है कि ये सब नाम जो है दक्षिण भारत के हैं। त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य किस कवि का मूल नाम है? जी हाँ, किस कवि का मूल नाम है त्र्यंबकम वीर राघवाचार्य? किस कवि का मूल नाम है तो आप लोग बताएंगे। चौथा है सर्वांग निरूपक के कुछ कवियों के नाम बताइए। सर्वांग निरूपक का मतलब होता है सभी अंगों का जो क्या किए हैं, निरूपण किए हैं, जैसे रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, ध्वनि हो गया, ठीक है, ये सब जिसका निरूपण करने वाले कौन कौन कवि हैं, तो कुछ कवि को बताना है, 2 3 4 आपको जो आता है, कम से कम 2। फिर वही प्रश्न आ गया है, पांचवा है त्रिफला शब्द में क्या क्या आता है? तो आप सुनेंगे त्रिफला एक होता है ना, तो उसमें 3 आता है, ठीक है, तो आपको बताना है कौन कौन आते हैं, त्रिफला में क्या क्या आता है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द है ये, आप लोग को बताना है, जिसमें 3 फल होते हैं उसका नाम आपको बताना है। 3 फल का मतलब 3 भाग होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका यही है, तो इसमें 3 ही रहेगा, 1 2 3, तो उसी को त्रिफला कहते हैं। छठा प्रश्न है कर्मधारय समास की परिभाषा बताइए। जी हाँ, आपसे पूछा जाएगा कर्मधारय समास की परिभाषा बताइए, तो आपको पूरी परिभाषा बताना है, ठीक है। सातवां है हिंदी में आगत स्वर कौन सा है? अगर कोई है तो आप लोग बताइए कि हिंदी में कौन सा आगत स्वर है, लिख कर बताना आपको। हिंदी में आगत स्वर, इसी आगत का नाम है विदेशी स्वर, इसी विदेशी का नाम है विदेशज। 3 नाम है, आगत, विदेशी, विदेशज, ठीक है, कौन सा है बताना है। आठवां वीर रस के कितने प्रकार, वीर रस कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, वीर रस की बात किया जा रहा है, कितने प्रकार के होते हैं। नौवां है हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग्य प्रधान पत्रिका कौन सी है? जी हाँ, हास्य व्यंग्य की बात किया जा रहा है, कौन सी पत्रिका? हास्य व्यंग्य पत्रिका। देखिए अब दिख रहा है, हास्य व्यंग्य पत्रिका कौन सी है। और आज का आखिरी अंतिम प्रश्न है, कुलपति मिश्र का बिहारी से क्या संबंध था? ये क्या संबंध है आप लोग बता सकते हैं, जो कुलपति मिश्र हैं और बिहारी से उनमें क्या संबंध था, तो आप लोग को लिखकर बताना है। क्या थे ये, चाचा थे कि मौसा थे कि मामा थे कि क्या थे, वो आप लोग को बताना है, कि भांजा थे, क्या थे, आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आप लोग पढ़े हैं उसको आप बता ले जाएंगे। तो रहे आज के हमारे 10 प्रश्न, अब आपको जवाब देना है। तो चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, फिर हम मिलते हैं इसी वक्त कल आपसे भाग 53 लेकर। तब तक के लिए आप लोग इंतजार करिए और इसको पढ़िए और पूरी तरह से जवाब दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।